हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 15 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के क्वेश्चंस का। कल का रिवीजन करेंगे, कल यानी सैटरडे का, और उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट, ये दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात में खुला है। और अभी हाल ही में द बैंकर पत्रिका के द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक बनी है बैंक ऑफ बड़ौदा। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है जर्मनी ने, और पहले राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप को आयोजन करेगा भारत। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि 2025 में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट को। टाइम मैगजीन ने 2025 की बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर चुना है एजा विल्सन को। और विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में मेजबानी 2026 में करेगा भारत। इसके अलावा BMW ग्रुप के नए CEO के रूप में नियुक्ति मिली है मिलान नेदेलकोविक को। यूनेस्को ने अभी इटली के राष्ट्रीय व्यंजन को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत व्यंजन घोषित किया है। साथ ही साथ मिस्र के भी व्यंजन को घोषित किया है। और भारतीय IAS सुप्रिया साहू ये UNEP के द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ के अवार्ड से सम्मानित की गई है 2025 के। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे से। आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, ठीक है। लेकिन इसकी क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कब? 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस मनाते हैं। ऊर्जा को संरक्षित करना, ऊर्जा को स्टोर करना इसका उद्देश्य होता है। और ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा? ग्रीन एनर्जी। कोशिश करना ये कि ऐसी एनर्जी जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाती हो, यानी कार्बन का एमिशन ना करती हो, ठीक है। तो देखिए इस बार की थीम भी इसी पर आधारित है, एडवांसिंग सस्टेनेबल एनर्जी इनोवेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, यानी टिकाऊ ऊर्जा नवाचार और नागरिक भागीदार को आगे बढ़ाना। तो 14 दिसंबर को मनाते हैं। विद्युत मंत्रालय 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह भी मनाता है। तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अपना ये मनाया जाता है। अच्छा, पावर मिनिस्टर हैं कौन? कमेंट करके बताइए। भारत के ऊर्जा मंत्री हैं कौन वर्तमान में, ठीक है। किसी राज्य के वो CM भी रह चुके हैं, हरियाणा के रह चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए, गेस कीजिए। 1991 से यह दिवस मनाया जा रहा है। भारत में एक इसके लिए बिल भी लाया गया था, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। इसी के तहत हम लोग ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी आप जानते हो, ना पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जाती है। तो जैसे हम लोग सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं तो वो सौर ऊर्जा कहलाती है ना। ऐसे ही पवन ऊर्जा को, हवा को अगर एनर्जी में बदलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो पवन ऊर्जा चक्की काम करती है उसका, ठीक है। चलिए ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक आए हुए। अगला, हाल ही में किस भारतीय शहर ने देश की पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री नौका का वाणिज्यिक संचालन के लिए शुभारंभ किया? तो भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी यानी पूरी तरीके से देश में ही बनी हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल सेल यात्री नौका ऐसी जो हाइड्रोजन से चलेगी, हाइड्रोजन ईंधन से, ये अभी लॉन्च की गई है वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में गंगा नदी में ये चलाई जाएगी। इंडिया की पहली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर नौका, ठीक है ना, वेसल। तो ये इसकी क्षमता है 50 यात्रियों को ले जाने की। 8 घंटे तक लगातार ये चल सकेगी एक बार चार्ज होने पर। और ये सोलर एनर्जी से भी चलेगी और हाइड्रोजन एनर्जी से चलेगी, यानी दोनों से चलेगी। इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, इसके द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर के इसका आयोजन कराया जा रहा है, मतलब इसका संचालन कराया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है। भारत ने रखा है लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का, तो उस लक्ष्यों की पूर्ति में भी ये कहीं न कहीं काम आएगा। साथ ही साथ में भारत ने 2047 तक एक और लक्ष्य रखा है, ऊर्जा स्वतंत्र होने का। ऊर्जा स्वतंत्र होने का याद रखना, ये ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य हम लोगों ने 2047 रखा है। मतलब हम लोग तब 2047 आते थे किसी और देश से कोई एनर्जी नहीं खरीद रहे होंगे, ना रसिया से तेल ले रहे होंगे, ना अमेरिका, ईरान, इराक कहीं से कुछ नहीं ले रहे होंगे, है ना, तेल के मामले में। तो एनर्जी के मामले में हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे 2047 तक। चलिए देश का पहला देखते हैं और क्या क्या है। तो भारत का पहला लैम सिस्टम, इसको कैडेट डिफेंस सिस्टम और DRDO ने लॉन्च किया था।
भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था, स्वदेशी बॉम्बर था, स्वदेशी बॉम्बर यूएवी। भारत का पहला त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस रक्षा स्टेशन मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में। इसके अलावा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म केरल बनाया था। भारत का पहला पूर्णतया बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन में खोला गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में शुरू किया गया। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ में है। ठीक है ना, तो ये इतने भारत के पहले देश के पहले से आप रिवीजन कर सकते हो। अब कोशिश किया जाएगा रिवीजन पॉइंट बढ़ाने का, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा इसको। चलिए, इसके अलावा ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर में आप जानते ही हो, इसमें पूरा का पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर का कंटेंट रहता ही है। 5000 प्लस क्वेश्चंस आ गए हैं चैप्टर वाइज, और इसको आप ले सकते हो। ये इंडेक्स है, मतलब इतने कंटेंट इसमें अवेलेबल हैं। हर एक टॉपिक, हर एक घटनाएं, हर एक राष्ट्रीय इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, वो इस में दिया गया है। टेबल, चार्ट, ग्राफ ये सब दिए गए हैं जिससे आप बेहतर तरीके से पढ़ सको। राज्यवार स्टैटिक जानकारियां भी दी गई हैं, इसको आप लेकर के अच्छे से टैकल कर सकते हो। बाकी खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान सब कुछ इसमें कवर है। तो ये ई बुक आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से अगर नहीं ले पाते हो तो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप के जरिए आप UPI के माध्यम से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, हाल ही में भूमि सुधार संवाद पहल किस राज्य सरकार द्वारा भूमि विवादों के समाधान और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया? तो भूमि सुधार संवाद ये पहल शुरू किया गया है अभी बिहार राज्य सरकार के द्वारा, और इसका उद्देश्य है कि जो भूमि से रिलेटेड जो विवाद है उनका समाधान करना। भूमि से, जमीनी से रिलेटेड जो विवाद हैं, झगड़े हैं, अक्सर जो है लड़ाई झगड़े जमीन को लेकर के ज़्यादा होते हैं गाँव वगैरह में ना। तो भूमि रिलेटेड जो भी बिहार भर में जो भी झगड़े हैं, मसले हैं, जिसके भी डिस्प्यूट है, उसको भूमि संवाद के जरिए जल्द से जल्द क्विक माध्यम में, फास्ट ट्रैक माध्यम में ला करके इसको सॉल्व किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर राज्य के राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने ही इसको अभी शुरू किया है। तो अब तक 46 लाख आवेदन आए, इनमें से 12 लाख मामले सुलझा भी दिए गए। सोचिए, 12 लाख मामले थोड़े मोड़े नहीं होते हैं। इन मामलों को सुलझा दिया गया है, और साथ ही साथ भूमि से संबंधित धोखाधड़ी का भी पता लगाने और उसको रोकने के लिए उड़न दस्ता का भी शुरुआत किया गया है। ठीक है, विशेष बिहार की अगर बात करें तो बिहार आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी हाल फिलहाल में राज्य विधानसभा चुनाव हुआ है। यहाँ पर बिहार की विधानसभा में 243 सीट है, ये आपसे पूछी जाएगी क्योंकि अभी चुनाव हुआ है। ठीक है, और 38 जिले हैं, 40 लोकसभा में और 16 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। पटना राजधानी है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने हैं, 10वीं बार सीएम बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे गवर्नर हैं। इनकी पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड है। पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि चुनाव हुआ है अभी। ठीक है, गोगाबिल झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, जगतपुर झील नेशनल पार्क में वाल्मीकि, भीमबंधु, राजगीर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में किस जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद पूरे राज्य को नक्सलवाद मुक्त किया है? तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी बालाघाट जिले में 2 माओवादियों का आत्मसमर्पण करवाया। तो 2 माओवादी जो हैं ये आत्मसमर्पण कर दिए। अब पूरा का पूरा मध्य प्रदेश माओवादी मुक्त हो गया, नक्सल मुक्त हो गया। ठीक है, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये आदेश दिया है कि भाई 31 मार्च के पहले सभी राज्यों को मुक्त करवाओ कैसे भी करके नक्सलवाद से। या तो आत्मसमर्पण करें तो आत्मसमर्पण कर दो, उनको मुख्य धारा में ले आओ, ना करें तो एनकाउंटर करके खत्म करो, लेकिन नक्सलवाद मुक्त भारत करो। तो देखिए, बालाघाट जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, यहाँ पर लास्ट 2 जो माओवादी थे, दीपक और रोहित, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन दोनों पर इनाम भी था अच्छा खासा। दीपक पर 29 लाख का इनाम था, रोहित पर 14 लाख का इनाम था। तो अब फिलहाल दोनों ने समर्पण कर दिया, तो मध्य प्रदेश भी अब मुक्त हो गया। अब अगर नक्सलवाद को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में रह गया है मोटा मोटा। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के 3 जिले में ही गंभीर श्रेणी में, गंभीर संख्या में अभी पाए जा रहे हैं। बाकी जगहों पर लगभग समाप्त हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में नक्सलवाद 1980 से ही फैला हुआ है। मध्य प्रदेश आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल।
ठीक है। भोजताल, साके सागर प्रमुख झीलें हैं। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा किसली, ये सब यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आप जानते हो सबसे ज़्यादा 12 नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक है, और 9 टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। सबसे ज़्यादा चीते भी यहीं पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर भी यहीं पर पाए जाते हैं। इवन मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपने देखा अभी जब चीते लाए गए थे तो 2 नेशनल पार्क में रखे गए। सबसे पहले तो कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया, फिर उसके बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी रखे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला, लियोनेल मेसी, इनकी 70 फुट ऊंची प्रतिमा भारत के किस शहर में स्थापित की गई। लियोनेल मेसी अभी आए थे भारत के दौरे पर और ये पहले तो कोलकाता गए, काफ़ी विवाद भी हो गया यहाँ पर, मतलब भगदड़ वगैरह भी मच गई थी, आयोजक ठीक से आयोजन नहीं कर पाए थे तो बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। खैर वहीं पर ये गए थे 70 फीट ऊंची अपनी प्रतिमा का उद्घाटन करने। तो कोलकाता में इनकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो प्रतिमा है ये मात्र 40 दिन में बनकर तैयार हुई है। मतलब जब शेड्यूल फिक्स हुआ होगा लियोनेल मेसी का, तब फिर सोचा गया होगा कि चलो उनके लिए एक प्रतिमा ही बना दिया जाए। मात्र 40 दिन का समय लगा। भारत की फुटबॉल राजधानी कहा जाता है कोलकाता, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। और कोलकाता वगैरह में या कहीं पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, उस रीजन में ना, पूर्वोत्तर में फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे आप इधर देखो अपने उत्तर प्रदेश वगैरह साइड में इधर मैच क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे उधर फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। खैर भारत की फुटबॉल राजधानी है कोलकाता, वहीं पर लियोनेल मेसी आए थे। ये भारत दौरे पर आए थे, कई जगहों पर गए। ये लियोनेल मेसी आप जानते हो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और इन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप भी जिताया था अर्जेंटीना को। तो वही विनिंग वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर के ही वाली पोज में इनका तस्वीर मूर्ति बनाई गई है। खैर फीफा की अगर बात करें तो अगला फीफा वर्ल्ड कप आप जानते हो 3 देशों में खेला जाएगा। फीफा 2026 जो होगा, ये याद रखना, फीफा 2026 जो होगा ये कहाँ पर खेला जाएगा, तो आप बताओगे यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। इन तीनों देशों में एक साथ खेला जाएगा। फीफा शांति पुरस्कार, अभी ट्रंप ने इसको नया पुरस्कार बना करके खुद ले लिया। तो फीफा का पहला शांति पुरस्कार किसे मिला? डोनाल्ड ट्रंप को मिला। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट गुएरिंग। 1904 में पेरिस में स्थापना हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कहाँ पर? ज्यूरिख में। अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में है। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फिर से फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। अगला, पिछला आयोजन कतर में हुआ था जब अर्जेंटीना जीता था। मुल्लापुर के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्टैंड का नाम किन 2 क्रिकेटरों के नाम पर किया गया? तो महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्टैंड का नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर किया गया है। पहले स्टैंड क्या होता है इसको समझो। जैसे स्टेडियम होता है तो स्टेडियम, ये मान लो क्रिकेट का स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम है महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन इसमें पिच होती है ना, बीच में जहाँ पर क्रिकेटर खेलते हैं, एक तरफ से गेंदबाजी होती है, एक तरफ से बल्लेबाजी होती है, ठीक है, ये हर ओवर में चेंज होता रहता है। तो जब एक तरफ गेंदबाजी एक तरफ बल्लेबाजी होती है तो यहाँ पर पवेलियन भी होते हैं। एक तरफ एक टीम का पवेलियन होता है, दूसरी तरफ दूसरी टीम का पवेलियन होता है, ठीक है। तो इस पवेलियन को वहीं पर स्टैंड होता है, स्टैंड या पवेलियन एक ही समझो एक प्रकार से। तो कहा जाता है कि चलो ये इस छोर से यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे, इस वाले पवेलियन से या इस स्टैंड से। दूसरी तरफ जब अगले ओवर में होने लगती है गेंदबाजी तो कहते हैं इस पवेलियन से कर रहे हैं, इस छोर से कर रहे हैं गेंदबाजी। तो यहाँ जो दोनों स्टैंड बनाया गया रहता है ना, एक एक टीम का यहाँ बैठे रहते हैं, एक ही तरफ दोनों नहीं बैठे रहते हैं, तो इसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है कई कई बार। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्टैंड का नाम युवराज सिंह, एक स्टैंड का नाम हरमनप्रीत कौर दे दिया गया है। तो यानी कि जब गेंदबाज गेंदबाजी कराने आएगा, तो जब गेंदबाजी करा रहा होगा तो एक बार कहा जाएगा कि इस ओवर में युवराज सिंह स्टैंड से छोर से कर रहे हैं गेंदबाजी, दूसरे ओवर में कहेंगे कि हरमनप्रीत कौर छोर से कर रहे हैं, है ना, समझ में आए बात। तो यानी स्टेडियम का नाम नहीं चेंज हुआ है, ये स्टैंड का नाम इनके नाम पर रखा गया है। ओके, तो इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जैसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें अंबानी स्टैंड और अडानी स्टैंड है ना, अंबानी और अडानी। अगला, तो खैर 2011 ओडीआई विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, आप जानते हो, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे युवराज सिंह, ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो। इसके अलावा T20 में 6 गेंदों में 6 छक्के, इन्हीं का रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप में पहली बार। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने अभी हाल फिलहाल में देश को
पहली महिला विश्व कप दिलाया, ठीक है, ओडीआई का महिला विश्व कप पहली बार भारत को दिलाया है इन्होंने, इसलिए इन दोनों के सम्मान में रखा गया है स्टैट का नाम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पगड़ी सिस्टम को खत्म कर दिया? पगड़ी सिस्टम, इसको महाराष्ट्र सरकार ने खत्म कर दिया है। पगड़ी क्या होता है? पगड़ी सिस्टम ये मकान मालिकों के द्वारा लिया जाता था सिक्योरिटी मनी के रूप में, एक प्रकार से समझो। जैसे आप रूम लेने जाओ तो वहाँ पर जब रूम लोगे तो वो एक मोटा अमाउंट लेकर के रख लेता था कि कल को तुम पैसा दे पाओगे ना दे पाओ वगैरह वगैरह। तो ये पगड़ी व्यवस्था थी कि आप रूम लेने जाओ तो एक मोटा अमाउंट वो रख लेता था मकान मालिक, और उसके बाद से फिर रेंट जो देना होता है वो तो देना ही रहता था। तो ये व्यवस्था महाराष्ट्र में अब तक चली आ रही थी, और ये आज से नहीं थी, ये 1940 के दशक से चली आ रही थी, बहुत पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने घोषणा की कि सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा अब खत्म की जाएगी। यहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया है, जिससे यहाँ पर मकान मालिक एक मुश्त बड़ी मात्रा में पैसे नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, मुंबई में पैसा कमाना आसान है लेकिन वहाँ रहना आसान नहीं है। वहाँ पैसा तो मिल जाता है, मतलब नौकरी मिल जाती है आराम से, लेकिन वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। मुंबई आप जानते हो राजधानी है मुंबई, और नागपुर महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील ये वही झील है जिसका कलर गुलाबी हो जाता है, इसका कलर पिंक हो जाता है। किसकी वजह से? शैवालों की वजह से। लोनार झील कहा जाता है कि ये कृत्रिम झील है, उल्कापिंड के गिरने से बनी है। 50,000 साल पहले कोई उल्कापिंड यहाँ पर गिरा था। उपवन झील है, शिवसागर झील है, वन्ना विहार, वेन्ना, ये सब झीलें हैं। नेशनल पार्क में टडोबा नेशनल पार्क है, चंडोली उद्यान है, भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य है। भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पर, ठीक है। और लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। देवेंद्र फडणवीस अभी के टाइम पर सीएम है, अभी एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है। इससे पहले एकनाथ शिंदे सीएम थे, ये डिप्टी सीएम थे। राधा कृष्णन जी, ये यहाँ पर सीपी राधा कृष्णन, ये गवर्नर थे, अभी गवर्नर नहीं है, अब ये बन गए हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अभी आचार्य देवव्रत जो कि गुजरात के भी हैं गवर्नर, वही इनका भी गवर्नर का पद देख रहे हैं, इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये अपडेट नहीं है पीपीटी में। 36 जिले हैं, विधानसभा में 288 सीटें, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीट यहाँ से जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2025 में भारत के पहले कृत्रिम जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी का प्रदर्शन किस शैक्षणिक संस्थान ने किया? तो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई वाला जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी, इसका उद्घाटन, इसका प्रदर्शन नई दिल्ली ने किया है। ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अनुवादक है और जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है। तो देखो, वैसे अनुवाद तो हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी है तो गूगल भी कर लेता है और आसान भी होता है, लेकिन जो जनजातीय लैंग्वेजें होती हैं ना, जो जनजातीय भाषाएं होती हैं, उनको ट्रांसलेट करना बड़ा टफ टास्क होता है। तो ऐसे में भारत ने आदिवाणी इंट्रोड्यूस किया है। भारत सरकार की पहल है, बहुत पहले ही इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी आईआईटी दिल्ली ने इसका प्रदर्शन किया है, चला करके दिखाया है अच्छे से। तो आदिवाणी क्या करेगा कि कोई भी खीसी कला फूस 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 कला खीस खीस कुछ भी बोलेगा तो उसको ये ट्रांसलेट करके बताएगा कि भाई ये किस आदिवासी की लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैनी लैंग्वेज वन इमोशन, ये करके इसका थीम रखा गया है। तो महाकवि सुब्रमण्य भारती की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया, उसी अवसर पर इसे लॉन्च किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने दिसंबर 2025 में किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, तो उसकी ही एक यूनिट है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जो हाउस वगैरह की फाइनेंस करती है। तो उसने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है अजय कुमार शुक्ला को। अजय शुक्ला जी, ये आपको दिख रहे हैं इमेज में, ये होंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ। इससे पहले टाटा कैपिटल में काम कर रहे थे, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस देख रहे थे, वहाँ पर थे। उससे भी पहले आईसीआईसीआई बैंक में थे, मार्गेज बिजनेस में 7 साल का इनका अनुभव रहा। इसके बाद देखिए फिर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ने विपिन मल्होत्रा को कंपनी का इंटरनल ऑडिटर भी नियुक्त किया है और इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए। कुछ और नियुक्तियां हुई हैं पिछले दिनों में, जैसे जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। असीम मुनीर, ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाई गई हैं। रक्षित हरग्वे ब्रिटानिया के एमडी सीईओ बने हैं। शेखा नारिस अल नवेसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं।
दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी हैं, और विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं। रोड्रिगो पॉज बोलीविया के राष्ट्रपति, और कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पूर्व गृह मंत्री का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो भारत के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री और राज्यों के राज्यपाल भी ये थे शिवराज पाटिल जी, इनका अभी निधन हो गया है। तो शिवराज पाटिल जी का निधन 91 वर्ष की उम्र में हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता थे। ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे 2004 से 2008 तक। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे 1991 से 1996 तक। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके थे 2010 से 2015 तक। फिर चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे थे। फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री के पदों पर जैसे रक्षा मंत्री रह चुके थे, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य मंत्री रह चुके थे। तो आप समझ सकते हो कितने बड़े ये नेता थे, कितने बड़े लीडर थे। तो इनका अभी निधन हो चुका है। ठीक है, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ वीडियो पसंद आई है। और अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट बढ़ाने का। ठीक है, तो कंटेंट बढ़ाया जाएगा, वीडियो लंबी जाएगी लेकिन और ज़्यादा बेहतर होगी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ होगी, तो रिवीजन पॉइंट्स के साथ होगी। तो आप शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करके लीजिए चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बाकी ब्रह्मास्त्र की ई बुक है, इस ई बुक को आप ले सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था किस राज्य में भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किया गया? तो राजस्थान में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 23-24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको दी हैं? तो इंदिरा देवी, लैसराम मोमचा और ए विमला देवी, इन तीनों को दी हैं। आज आपको क्या बताना है, भारत में किस स्थान पर C-130J सुपर हरकुलिस का सबसे बड़ा सेंटर बनाया गया? दूसरा, किस राज्य में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट खोला गया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। लास्ट डे की वीडियो से ही क्वेश्चन है, आप आंसर कर ले जाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।